India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार बॉस, स्वागत है आपका। आप देख रहे कोर्ट्स राउंड अप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंड अप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया है कि किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए गिरफ्तारी सहित सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि ऐसी गतिविधियों से होने वाले वायु प्रदूषण को कम किया जा सके। प्रधान न्यायाधीश बी.आर. गवई ने कहा है कि किसान देश के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें बेरोक टोक पराली जलाने की अनुमति दी जाए। उन्होंने सुझाव दिया है कि ऐसी प्रदूषणकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सजा के कड़े प्रावधान लागू किए जा सकते हैं। आप दंड के कुछ प्रावधानों के बारे में क्यों नहीं सोचते? अगर कुछ लोग सलाखों के पीछे होंगे तो इससे सही संदेश जाएगा। आप किसानों के लिए दंड के कुछ प्रावधानों के बारे में क्यों नहीं सोचते? अगर पर्यावरण की रक्षा करने का आपका सच्चा इरादा है तो फिर इसमें संकोच क्यों? मैंने अखबारों में पढ़ा था कि फसलों से बची पराली का जैव ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। हम इसे 5 साल की प्रक्रिया नहीं बना सकते हैं। किसान विशेष और हम उनकी बदौलत ही खाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पर्यावरण की रक्षा नहीं कर सकते हैं। सीजेआई ने पंजाब राज्य के वकील से कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने की प्रथा को रोकने के लिए सख्त उपायों पर जोर दिया है, जो उत्तर भारत खासकर दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण को बढ़ाता है। प्रधान न्यायाधीश बी.आर. गवई ने कहा है कि जबकि किसान देश की खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, ये पराली जलाने की अनियंत्रित प्रथा को उचित नहीं ठहराता है। कोर्ट ने इस प्रथा को रोकने के लिए दंडात्मक प्रावधान, जिसमें संभावित गिरफ्तारियां शामिल हैं, को लागू करने का सुझाव दिया है। पंजाब सरकार ने पराली न जलाने वाले किसानों को नकद प्रोत्साहन प्रदान करने और धान की पराली को उपयोग करने वाले उद्योगों को गैर नकद प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव दिया है। न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन के साथ बैठे प्रधान न्यायाधीश ने दोहराया है कि प्रदूषण नियंत्रण मानदंडों का उल्लंघन करते हुए पराली जलाने में लगे हुए लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। बीएमडब्ल्यू हादसे में गिरफ्तार आरोपी गगनप्रीत की जमानत याचिका पर सुनवाई दिल्ली की पटियाला हाउस में हुई है। आरोपी गगनप्रीत के वकील ने कहा है कि एक्सीडेंट के मामले को पुलिस ने आईपीसी 304/बीएनएस 105 गैर इरादतन हत्या में बदल दिया है, जिसकी सजा उम्र कैद है। ऐसा पुलिस ने जानबूझकर लगाया है। बता दें आपको कि वहीं दिल्ली पुलिस ने जवाब देते हुए कहा है कि आरोपी गाड़ी 20 किलोमीटर ले गया, इसीलिए गैर इरादतन हत्या की धारा लगाई गई। पुलिस ने कहा है कि इनकी गाड़ी में उनके पति समेत पूरा परिवार जो है वो बैठा था। इस घटना में पति जो घायल हुए हैं, गगनप्रीत के वकील ने कहा है कि हमें पीड़ित के प्रति पूरी सहानुभूति है। हालांकि हादसे के वक्त मृतक बस से टकराया, उस बस को भी पकड़ना चाहिए था और साथ ही एक एम्बुलेंस वाले ने घायल को ले जाने से मना किया, उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आरोपी के वकील ने कहा है कि ये 304A का मामला नहीं बनता। पुलिस दबाव में कुछ भी कर सकती है। जब न्यायिक हिरासत में भेजा गया उसी समय दिल्ली पुलिस से पूछना चाहिए था कि 304A क्यों नहीं लगाया गया है।
घटनास्थल से दूर के हॉस्पिटल में इलाज के लिए ले जाने के मामले पर अपनी दलील देते हुए आरोपी के वकील ने कहा है कि घटना के बाद हमने अपने फादर इन लॉ से बात कर अपने परिचित हॉस्पिटल ले गए, जबकि अपने घायल पति और घायल बच्चों को छोड़ दिया और पहले मृतक को हॉस्पिटल ले गई और ये सामान्य एक्सीडेंट है। हालांकि घटना दुखद है। पुलिस ने कहा है कि गगनप्रीत इतनी भी घायल नहीं थे और ऐसे में जितना बताया जा रहा है उन्होंने दूर हॉस्पिटल में भर्ती उन्हें कराया, काफी वक्त भी लगा। जिस टैक्सी में ले जाया गया उसके ड्राइवर का बयान है जिसमें कहा गया है कि जब बार बार कहा जा रहा था कि नजदीक के हॉस्पिटल ले चलो, लेकिन गगनप्रीत ने उनकी बात नहीं सुनी। पीड़ित परिवार के वकील ने कहा कि नियम है कि घायल को नजदीक के हॉस्पिटल ले जाया जाए, सामने ही बेस हॉस्पिटल था, वहां नहीं ले जाया गया। आखिर क्यों? गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा थी, BMW गाड़ी पलट गई और फिलहाल दिल्ली पुलिस ने गगनप्रीत की जमानत अर्जी पर अपना जवाब दाखिल कर दिया है। 20 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई में आरोपी के वकील उस पर अपनी दलील रखेंगे। वहीं दूसरी तरफ पटियाला हाउस कोर्ट में आज आरोपी के दौरान एक्सीडेंट वाली CCTV फुटेज को संरक्षित किए जाने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करते हुए मामले की सुनवाई कल के लिए तय कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच जमीन विवाद मामले में गुजरात के जामनगर में अतिरिक्त सीनियर सिविल जज के समक्ष लंबित ट्रायल की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। ये विवाद 3 दशक पुराना है और जामनगर के मोती खावड़ी में जमीन के एक टुकड़े से संबंधित है। न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और PV वराले की पीठ ने RIL को अंतरिम राहत देते हुए उसकी अपील पर सुनवाई की है, जिसमें गुजरात हाई कोर्ट के 9 मई के फैसले को चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट ने BPCL को अपने प्लांट में संशोधन करने की अनुमति दी थी। बता दें आपको कि जिसमें जमीन के विवादित हिस्से पर कब्जे की वसूली और मेसने प्रॉफिट का दावा करने की मांग की गई थी। विवाद की जड़ें 1990 के दशक की शुरुआत में है, जब गुजरात सरकार ने BPCL को क्रूड ऑयल टर्मिनल स्टेशन स्थापित करने के लिए मोती खावड़ी में 349 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन आवंटित की थी। BPCL का आरोप है कि RIL के पूर्ववर्ती रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड ने उनकी आवंटित जमीन पर अतिक्रमण किया और एक बाउंड्री वॉल का निर्माण किया। BPCL ने नवंबर 1995 में जामनगर के अतिरिक्त सीनियर सिविल जज के समक्ष एक सिविल मुकदमा दायर किया, जिसमें रिलायंस पर उसके कब्जे में हस्तक्षेप या निर्माण करने से रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की गई थी। मामले में कई वर्षों तक सुनवाई चली और RIL ने कई बार स्थगन का अनुरोध किया। हाल ही में ट्रायल कोर्ट ने अगस्त 2024 में BPCL की नई दलीलों को आंशिक रूप से खारिज कर दिया, जिसमें केवल प्रतिवादी के नाम को RPL से RIL में सुधार करने की अनुमति दी गई थी। BPCL ने इस फैसले को गुजरात हाई कोर्ट में चुनौती दी, जिसने 9 मई 2025 को BPCL के पक्ष में फैसला सुनाया। RIL ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है, जिसने 16 सितंबर को नोटिस जारी कर जामनगर के सिविल कोर्ट में चल रही कार्रवाई पर रोक लगा दी। इस आदेश के साथ 3 दशक पुराना मुकदमा एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय तक स्थगित हो गया। वहीं पटना हाई कोर्ट ने बिहार कांग्रेस द्वारा पोस्ट किए गए एक AI जनरेटेड वीडियो को हटाने का निर्देश दिया है। बता दें कि जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां हीराबेन मोदी को दिखाया गया है। कोर्ट ने इस वीडियो को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने का आदेश दिया है। साथ ही साथ कोर्ट ने विभिन्न सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा है कि ये वीडियो व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, जिसमें गोपनीयता और गरिमा का अधिकार शामिल है। कोर्ट ने मेटा प्लेटफॉर्म, गूगल इंडिया और साथ ही एक्स को निर्देश दिया है कि वे इस वीडियो को प्रसारित करने से रोके।
भविष्य में किसी भी नुकसान से बचने के लिए प्रतिवादी 6 से 8 को निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ वे इस वीडियो को क्लिप को आगे भी प्रसारित ना करें जब तक इस कोर्ट द्वारा आगे के आदेश पारित नहीं किए जाते। न्यायालय ने कहा है कि वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी को एक सपना दिखाया गया है जिसमें उनकी मां उन्हें उनकी नीतियों के लिए फटकार लगाती है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि वीडियो घृणित, अपमानजनक और अपमानित करने वाला है क्योंकि ये प्रधानमंत्री की दिवंगत मां की गरिमा का उल्लंघन करता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि याचिकाकर्ता ने ये भी कहा है कि वीडियो राहुल गांधी की जानकारी में पोस्ट किया गया था। वरिष्ठ अधिवक्ता संतोष कुमार ने याचिकाकर्ता के लिए प्रस्तुत किया है कि वीडियो पितृपक्ष के पवित्र अवधि के दौरान आया था जब प्रधानमंत्री अपनी दिवंगत मां के लिए अनुष्ठान कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वीडियो में प्रधानमंत्री की मां उन्हें उनकी नीतियों जैसे कि नोटबंदी के लिए फटकार लगाती है। इस संबंध में उन्होंने बताया कि नोटबंदी नीति को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था। प्रधानमंत्री पर सबसे खराब तरह की बदनामी की गई और साथ ही साथ उन्होंने प्रस्तुत किया। बता दें कोर्ट ने इस मामले में भारत सरकार, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी, चुनाव आयोग और राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने स्लम पुनर्वास प्राधिकरण या SRA से सवाल किया है कि किसी निजी भूमि को केवल इसलिए झुग्गी क्यों घोषित किया जा सकता है क्योंकि वह झुग्गी क्षेत्र के पास है। दरअसल बता दें आपको कि मलाड के एक भूस्वामी रामेश्वर सिंह ने SRA के नोटिस के खिलाफ एक याचिका दायर की जिसमें उनकी संपत्ति को झुग्गी घोषित किया गया था। न्यायालय ने देखा है कि सिंह की भूमि पर केवल 5 से 6 संरचनाएं थी जिसे गलत तरीके से 128 निवासियों वाले आसन झुग्गी क्षेत्र के साथ जोड़ा गया था। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि न्यायालय ने SRA के CEO को एक व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया जिसमें बताया गया कि सिंह की भूमि को झुग्गी के रूप में वर्गीकृत करने का प्रस्ताव कैसे किया गया है। न्यायालय ने सिंह को अंतरिम संरक्षण प्रदान किया जिसमें स्थिति को बनाए रखा गया और उनकी भूमि को किसी भी झुग्गी पुनर्वास योजना में शामिल होने से रोका गया। न्यायालय ने आसन अधिसूचित झुग्गी भूमि के पुनर्विकास की अनुमति दी बशर्ते कि ये कानून के अनुसार किया जाए। न्यायालय ने SRA से प्रश्न किया है कि निजी भूमि को केवल इसीलिए झुग्गी कैसे घोषित किया जा सकता है क्योंकि वह झुग्गी क्षेत्र के पास है। झुग्गी वर्गीकरण के संबंध में निर्णय कौन लेता है, CEO या अधीनस्थ अधिकारी। प्रासंगिक कानून की नजर डालें तो महाराष्ट्र झुग्गी क्षेत्र अधिनियम, ये अधिनियम राज्य के क्षेत्रों को झुग्गियों के रूप में घोषित करने और साथ ही SRA को पुनर्विकास की देखरेख करने की शक्ति प्रदान करता है। धारा 13 SRA की शक्ति झुग्गी पुनर्वास क्षेत्र विकसित करने के लिए। धारा 4 झुग्गी क्षेत्रों की घोषणा जिसमें आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन और विधिवत प्रचार आवश्यक है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ ठाकुर की याचिका पर नोटिस जारी किया जिसमें उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1975 के कुछ प्रावधानों की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है। इस अधिनियम में मुख्यमंत्री को कानून के दायरे से बाहर रखने वाला प्रावधान शामिल है। ठाकुर का तर्क है कि ये प्रावधान मुख्यमंत्री को बिना किसी आरोप और शिकायत से बचाने के लिए मनमाना और खतरनाक है। याचिका की मांग है कि जानते है कि ठाकुर ने अधिनियम की धारा 2G में दिए गए शब्द मुख्यमंत्री को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की है। जस्टिस संगीता चंद्र और जस्टिस बृजराज सिंह की खंडपीठ ने याचिका की सुनवाई योग्य मानते हुए एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी किया है। बता दें कि ठाकुर की मौजूदगी ठाकुर की दूसरी याचिका जिसमें मौजूदा लोकायुक्त को उपायुक्तों के खिलाफ अधिकार
प्रक्षा रिट की मांग की गई थी और कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त संशोधन अधिनियम 2024 ने मौजूदा लोकायुक्तों और उप लोकायुक्तों का कार्यकाल 5 साल या 70 वर्ष की आयु तक सीमित कर दिया है। कोर्ट ने पाया है कि ये संशोधन भविष्य में लागू होगा उन पर मौजूदा पदाधिकारियों और लागू नहीं होगा जो पहले से ही पद पर हैं। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.